नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वैष्णो देवी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि कन्नौज केंद्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे में मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सही पते पर छापे की कार्रवाई की गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति देखने को मिल रही है। बीते 2 दिन में ही दैनिक संक्रमण के मामले 2 गुना तक बढ़ गए हैं। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार से 100 दिनों रीडिंग अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। अभियान को शिक्षा मंत्री लॉन्च करेंगे। वैष्णो देवी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई जान माल की क्षति से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। हादसे पर पीएम ने एलजी मनोज सिन्हा, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व नित्यानंद राय से भी बातचीत की। माता वैष्णो देवी भवन में यह हादसा मची भगदड़ के कारण हुआ है और इनमें से 12 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर गोपाल दत्त ने बताया कि इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। हताहतों की संख्या का भी जो है वो सही रूप से जो है वो पता नहीं है। घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिजनों को भी मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे में मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं, बल्कि पूरी तरह से सही पते पर छापेमारी की गई है। सटीक जानकारी पर आधारित इस कार्रवाई से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा आघात लगा है। जो व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा गया है वह उनका दोस्त हो सकता है। सीतारमण ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि कर चोरी के मामले में हुई कार्रवाई को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा ने गलत जैन के घर पर छापा मारा है और खुद के पैसे ही जब्त किए हैं। यादव ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पर छापा मारना था। वे भी इत्र कारोबारी हैं, लेकिन एक ही अक्षर के नाम शुरू होने की वजह से वो गलत व्यक्ति के घर कार्रवाई करने पहुंच गए। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी आम आदमी के घर 23 किलो सोना और 200 करोड़ रुपए नगद नहीं रखे होते, फिर भी सपा सवाल उठा रही है, तो साफ होता है कि वे इससे जुड़े हुए हैं। चुनाव से पहले की जा रही कार्रवाई पर कहा कि चोर तभी पकड़ा जाता है जब चोरी होती है। आप कार्रवाई के लिए मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। विपक्ष के आरोप तब भी थोड़े तर्कसंगत लगते हैं जब छापेमारी में कुछ भी नहीं मिलता, जबकि एक व्यक्ति के रंगे हाथों पकड़े जाने पर अखिलेश यादव व्यथित हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति देखने को मिल रही है। बीते 2 दिन में ही दैनिक संक्रमण के मामले 2 गुना तक बढ़ गए हैं। वहीं पिछले एक दिन में कोरोना के नए मरीजों में 37% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा संक्रमण दर भी लंबे समय बाद 2.44% दर्ज की गई है, जो महामारी के प्रसार की ओर इशारा कर रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले एक दिन में 1796 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 467 मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। राहत की बात यह है कि संक्रमण से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। विभाग के अनुसार पिछले एक दिन में 73,590 सैंपलों की जांच भी हुई है, जिनमें से 2.44% सैंपल कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली में 1,313 लोग संक्रमित मिले थे और उस दौरान संक्रमण दर 1.78% थी। वहीं बुधवार को भी एक दिन में 923 लोग संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 1.29% थी। विभाग के अनुसार पिछले एक दिन में ही कोरोना के नए मामलों में 483 की बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 14,48,211 हो गए हैं, जिनमें से अब तक
14,18,694 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 25,107 मरीजों की मौत भी हुई है। हर दिन संक्रमण बढ़ने की वजह से सक्रिय मामले भी अब 4,000 यानी कि 4,410 हो गए हैं, जिनमें से 2,284 मरीज अपने घरों में आइसोलेशन पर हैं, लेकिन 226 मरीजों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। वहीं 146 मरीजों को कोविड निगरानी केंद्र में भी रखा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार से 100 दिन रीडिंग अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान को शिक्षा मंत्री लॉन्च करेंगे। इसमें 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बोर्ड ने सभी स्कूलों से अभियान में शामिल होने की भी अपील की है। सीबीएसई के मुताबिक स्कूलों में पठन की आदत को लेकर बोर्ड की ओर से इस बार अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसका जिक्र नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी किया गया था। बोर्ड की ओर से सितंबर 2021 में रीडिंग मशीन अभियान को भी लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के पठन की संस्कृति को बनाए रखना था। इसी कड़ी में बोर्ड की ओर से सीबीएसई रीडिंग चैलेंज सीरीज को भी शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य केस आधारित प्रश्नों के आधार पर छात्रों में विचार कौशल को विकसित करना था। अब इसी कड़ी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 100 दिन रीडिंग अभियान शुरू कर रहा है। इसके लिए बोर्ड की ओर से शिक्षक, अभिभावकों और विशेषज्ञों को साथ मिलकर दिशा निर्देश तय करने होंगे। स्कूल शिक्षा में सुधार के मकसद से केंद्र सरकार नए साल के मौके पर शनिवार से 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू करने जा रही है। बाल वाटिका से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र नई शिक्षा नीति के तहत पढ़े भारत से जुड़ेंगे और इसमें छात्रों में रचनात्मक चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक व लिखित दोनों तरह की अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना होगा। शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान 10 अप्रैल तक चलेगा। अभियान को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पढ़ाई को मनोरंजक बनाया जा सके। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वैष्णो देवी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि कन्नौज केंद्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे में मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सही पते पर छापे की कार्रवाई की गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति देखने को मिल रही है। बीते 2 दिन में ही दैनिक संक्रमण के मामले 2 गुना तक बढ़ गए हैं। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार से 100 दिनों रीडिंग अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। अभियान को शिक्षा मंत्री लॉन्च करेंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चीन व पाकिस्तान के किसी भी हमले को नेस्तनाबूद करने में सक्षम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 की पहली यूनिट को पंजाब में तैनात किया गया है। रूस से खरीदी गई इस आधुनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को पंजाब में वायुसेना के 5 ठिकानों में एक पर तैनात किया गया है। यह सैन्य ठिकाना पाकिस्तान सीमा के सबसे पास है। खास बात यह है कि इस मिसाइल प्रणाली की तैनाती से रक्षा क्षमताओं में बड़ी वृद्धि हुई है। S-400 मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर दूर किए गए किसी भी हमले को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है। अधिकारियों के मुताबिक S-400 की पहली यूनिट की डिलीवरी नवंबर में शुरू हुई थी। लगभग $1 बिलियन से अधिक में यह रक्षा सौदा किया गया। हालांकि रूस के साथ बड़े रक्षा अनुबंधों में शामिल होने के बाद अमेरिका भारत के रिश्ते तल्ख हुए, जिसके बाद से यह रक्षा सौदा विवाद के घेरे में हो गया। S-400 मिसाइल प्रणाली के संचालन के लिए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों व कर्मियों ने विशेष प्रशिक्षण भी हासिल किया है।
नया साल यानी 2022 उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए सबसे अहम है। जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल इसके लिए कमर भी कस चुके हैं। एक के बाद एक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कद के नेता यहां प्रचार करते नजर आ रहे हैं। चुनावी रैलियों में काफी भारी मात्रा में भीड़ भी उमड़ रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव सही समय से होंगे, हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनावी यात्रा पर है। ऐसे में साफ है कि रैलियों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगे उससे पहले भाजपा ज्यादा से ज्यादा रैलियां करना चाहती है। भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी चुनाव को लेकर काफी सतर्क हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद हर रोज चुनावी सभा कर रहे हैं और इसके अलावा सपा के अन्य बड़े नेताओं की भी रैलियां जो हैं वो लगातार जारी हैं। इसी तरह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत रैलियां और मैराथन करवा रही हैं। प्रियंका भी लगातार सभाओं को संबोधित कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में घमासान जारी है। इसी बीच अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 और 10 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। साथ ही वे यहां बंगाल में नवगठित कार्यकारिणी को संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में घमासान जारी है। इस बीच अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 और 10 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। साथ ही वे यहां बंगाल में नवगठित कार्यकारिणी को भी संबोधित करेंगे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 22 जनवरी को होने वाले 3 नगर निकायों के चुनाव के लिए शुक्रवार को 180 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। पार्टी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने विधान नगर निगम की 41 में से 14 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भट्टाचार्य ने कहा कि हमने नगर निगम चुनाव में सामान्य और अनुसूचित जाति दोनों श्रेणियों की महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। आगे उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों में से 42 का था और चंदनगर में इसमें कुल 33 में से 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। पूर्व महापौर और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सब्यासाची दत्ता के विश्वास पात्र देवाशीष जाना को भाजपा ने विधान नगर मुनीपाल निगम के वार्ड 31 में मैदान से उतारा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। वैष्णो देवी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि कन्नौज केंद्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे में मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सही पते पर छापे की कार्रवाई की गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति देखने को मिल रही है। बीते 2 दिन में ही दैनिक संक्रमण के मामले 2 गुना तक बढ़ गए हैं। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार से 100 दिनों रीडिंग अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। अभियान को शिक्षा मंत्री लॉन्च करेंगे। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler. Celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर और दफ्तरों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। पुष्पराज जैन से जुड़े 13 ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड भी मारी है, जो बीते 24 घंटे से जारी है। फिलहाल पुष्पराज जैन के सभी ठिकानों पर हलचल कम हो गई है। कन्नौज स्थित घर के बाहर लगी फोर्स भी वापस हो गई है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसने के बाद अब आयकर विभाग की टीम ने पुष्पराज जैन पर एक्शन भी लिया है। आईटी विभाग की छापेमारी कन्नौज, कानपुर, नोएडा, हाथरस से लेकर मुंबई तक जारी है। सूत्रों की माने तो पुष्पराज जैन के घर पर जारी छापेमारी में आयकर विभाग को अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अभी तक कोई भी बड़ी बरामदी जो है वो खबर नहीं आई है उसके सामने। फिलहाल पुष्पराज जैन के घर के अंदर ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की यह छापेमारी अभी भी जारी रहेगी। बहरहाल कन्नौज में अन्य 2 इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब और मालिक मियां के यहाँ भी छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स की मुंबई टीम पुष्पराज जैन के ठिकानों पर DGGI की मदद से यह छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स के छापे के बाद GST की टीम पुष्पराज जैन के करीबी और रिश्तेदारों से पूछताछ भी कर सकती है। कैनाल रोड, ट्रांसपोर्ट नगर और कन्नौज के प्रतिष्ठानों में कार्रवाई हो सकती है। यहाँ बताना जरूरी है कि पुष्पराज जैन का रीजनल ऑफिस मुंबई में है और उनके इत्र का कारोबार मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी फैला हुआ है। हाल ही में पुष्पराज जैन ने समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे 12 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मोदी सरकार देश के किसानों को नए साल पर जो है किसान निधि का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 12 बजे किसान को PM किसान योजना की 10वीं किस्त की रकम को ट्रांसफर किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए सालाना ट्रांसफर करती है। अब तक इस योजना की 9 किस्त किसान के खाते में पहुंच चुकी है। अब तक सरकार ने देश के 11.37 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 1.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर कर चुकी है। आपको बता दें कि जिन किसानों को अभी तक 9वीं किस्त का फायदा नहीं मिला है तो उन लोगों के खातों में 2 किस्तों का पैसा एक साथ आएगा, यानी उनके खाते में 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह सुविधा उन किसानों को ही मिलेगी जिन्होंने 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराया होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बच्चों के टीकाकरण पर कहा है कि प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए 1000 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार योजना 3 लाख के तहत 3 लाख डोज लगा सकती है और बच्चों को दोनों वैक्सीन लगेंगी। हम बच्चों को 10 से 20 दिन में वैक्सीन लगा सकते हैं। दिल्ली में स्कूल, बैंक्वेट हॉल, सिनेमा हॉल, कॉलेज सभी बंद कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन के मरीज गंभीर बीमार नहीं है। विदेश से आ रहे कोरोना पॉजिटिव लोगों को एक होटल में भी रखा जा रहा है। बाकी के लिए भी फ्री में इंतजाम है और जो पेड चाहते हैं वो भी व्यवस्था है। दिल्ली में 1796 नए कोरोना केस आए हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि राजधानी में कोई नई मौत नहीं हुई है। कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन कोई सीरियस केस नहीं है। बचाव और इलाज का तरीका एक ही है, इससे बचाव करें। सभी लोग जब जरूरी हो तभी घर से निकलें और मास्क लगाकर रखें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जानकारी दी है कि राज्य के 10 मंत्री और 20 से अधिक विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनका कहना है कि अगर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो कुछ और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। RBI की 10 जून 2021 की अधिसूचना के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से यानी कि आज से बैंक 20 रुपए के बजाय अब 21 रुपए ATM ट्रांजैक्शन चार्ज के तौर पर वसूल सकेंगे। हालांकि ग्राहक अपने बैंक ATM से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। इससे ज्यादा लेन देन करने पर ही यह शुल्क लगेगा। ग्राहक दूसरे बैंक के ATM से भी मुफ्त लेन देन कर सकते हैं, लेकिन उनकी सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। मेट्रो शहर में दूसरे बैंक की ATM से ग्राहक 3 लेन देन जबकि गैर मेट्रो शहरों में 5 लेन देन कर सकते हैं। इससे पहले ATM लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना में अंतिम परिवर्तन अगस्त 2012 में किया गया था, जबकि ग्राहकों द्वारा देय शुल्कों को पिछली बार अगस्त 2014 में संशोधित भी किया गया था। RBI ने ATM लगाने की बढ़ती लागत और बैंकों या व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटरों द्वारा किए गए ATM रखरखाव के खर्च का हवाला देते हुए 1 जनवरी 2022 से इन बदलाव को अधिसूचित किया था। वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक अश्विनी राणा ने कहा कि प्रति ATM लेन देन में सेवा शुल्क में वृद्धि संबंधी
बैंकों द्वारा अनुमत कई गई लेन देन से अधिक होने पर ही ग्राहकों से ली जाएगी। यह वृद्धि केवल ₹1 प्लस गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो बैंकों द्वारा भुगतान किए गए रखरखाव शुल्क के मुकाबले ग्राहकों के लिए बहुत मामूली है। पहले इसके लिए ₹20 चार्ज किए जा रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। वैष्णो देवी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि कन्नौज केंद्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे में मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सही पते पर छापे की कार्रवाई की गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति देखने को मिल रही है। बीते 2 दिन में ही दैनिक संक्रमण के मामले 2 गुना तक बढ़ गए हैं। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार से 100 दिनों रीडिंग अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। अभियान को शिक्षा मंत्री लॉन्च करेंगे।